नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के सारांश और इनके प्रश्नों। जैसा कि हम जानते हैं, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा यह बचेंद्री पाल द्वारा लिखित रचना। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, उनका अभियान 7 मार्च सन 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। उन्होंने नमचे बाजार पहुंचकर सबसे पहले सागर माथा एवरेस्ट उनकी सुंदरता को देखा। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ ध्वज के जैसे लहरा रहे थे। 26 मार्च को वे पेरिस पहुंचे। वहां हिमस्खलन के कारण एक शेरवा कुली की मृत्यु का उनको समाचार मिला। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर स्थित एक कैंप तक का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया था। बेस कैंप पहुंचने के पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला। कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को खतरों तथा अनहोनी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने और अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी भी दी। बेस कैंप में तेंजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ अभियान दल के यात्रियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। इस प्रकार से धीरे धीरे इनकी कठिनाई भरी जो एवरेस्ट यात्रा है वह प्रारंभ हुई और 23 मई सन 1984 की दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। फावड़े से बर्फ खोदकर उन्होंने खड़े होने की कुछ जगह बनाई। घुटनों के बल झुककर सागर माता के ताज का चुम्बन लिया। थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर छोटी सी पूजा अर्चना करके उसे लाल कपड़े में लपेटकर वहीं बर्फ पर दबा दिया। इसके बाद उठकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अंगदोर जी को धन्यवाद दिया। कर्नल खुल्लर ने उनको इस महान उपलब्धि की बधाई दी। उन्होंने बचेंद्री के माता पिता को बधाई देते हुए उन्हें देश का गौरव कहा। इस प्रकार से कठिनाई भरे रास्ते के बावजूद भी बचेंद्री पाल ने हिम्मत न हारते हुए एवरेस्ट पर फतह हासिल की। तो ये था पाठ के संक्षिप्त परिचय। अब आइए जानते हैं इस पाठ में प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न 1 या 2 पंक्तियों में इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, अग्रिम दल का नेतृत्व पूर्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा नाम से जाना जाता है। लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर के पैर नदियां हैं तो सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है और यह एक फूल की तरह दिखाई देता है जैसे माथा हो। सागर माथा का अर्थ है समुद्र का मस्तक या माथा। एवरेस्ट वास्तव में समुद्र का माथा सा प्रतीत होता है, इसलिए लेखिका बचेंद्री पाल को सागर माथा नाम बहुत अच्छा लगा। प्रश्न 3, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? बर्फ एक बड़े फूल थे, फूल जैसे ही दिखाई दे रहे थे जिसको प्लूम कहते हैं। वह पर्वत शिखर पर लहराता हुआ दिख रहा था तो ऐसे लग रहा था कि वह बर्फ ध्वज जैसा दिख रहा हो। ध्वज अर्थात झंडा।
प्रश्न 4, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? तो जब हिमस्खलन हुआ तो उसमें 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। प्रश्न 5, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो जैसे कठिनाई भरे रास्ते को यदि पार करना है तो हिम्मत होनी चाहिए। तो एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस कारण से अभियान दल के सदस्यों का चेहरे पर अवसाद छा गया और उस अवसाद को दूर करने के लिए कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महा अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकारना पड़ता है। इस तरह से कर्नल खुल्लर सभी को प्रोत्साहित करते रहे। प्रश्न 6वां, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। प्रश्न 7, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? तो कैंप 4 19 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। इसको आपको याद रखना है। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 लगाया गया था। अगला प्रश्न क्रमांक 9, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? तो लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल नौसिखिया है, नए सीखने वाले हैं और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। इस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया। प्रश्न 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? तो लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एक कदम भिन्न होगा। अर्थात तुमने एवरेस्ट की फतह हासिल की, जीत हासिल की और देश को तुम पर गर्व होगा। नए संसार में जाओगी तुम जीत कर। ऐसे बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर उनको शाबाशी दिए। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो नज़दीक से जब लेखिका ने एवरेस्ट को देखा तो उनको लगा कि वह एकदम भौचक्क हो गई है, आश्चर्यचकित हो गई है। वह एवरेस्ट लौत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारते ही रह गई। प्रश्न 11, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने उनको अनेक जानकारियाँ दी, जिनमें एल्युमिनियम की सीढ़ी से अस्थायी पुलों को बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। प्रश्न 12, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो तेंजिंग ने लेखिका बचेंद्री पाल की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कठिन और रोमांचक कार्य करना उनका शौक है। वे लेखिका की सफलता चाहते थे और उन्हें पूरी आशा थी कि वे होंगी। इस प्रकार से तेंजिंग उनकी तारीफ में उनको पर्वतीय लड़की और पहले ही प्रयास में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए उनको उत्साहवर्धन करते रहे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी?
लेखिका को अपने दल के साथ तथा जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए थे। प्रश्न 14, लोबसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, तंबू के रास्ते पर एक बड़ा बर्फ पिंड गिरा था जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया था। लोबसांग ने अपनी स्वीस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका को बाहर निकाला। इस प्रकार स्वीस छुरी की सहायता से गिरे हुए बर्फ के बड़े पिंड को उन्होंने साफ किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 15। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? तो जैसा कि साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। अपने दल के साथ दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे उतर गई। इस प्रकार से साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारियां की। अब अगला प्रश्न देखेंगे, इनके उत्तर लिखने हैं 50 से 60 शब्दों में। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? तो उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के सदस्यों को जो स्थितियों से अवगत कराया वह था, पहली है कि बड़ी बाधा कुंभो हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने ये बताया कि उनके दल ने जो कैंप 1 जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ था वह ठीक हिमपात के ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सियां बांध दी गई है तथा झंडियों से रास्ते को चिन्हित भी कर दिया गया है। आगे कहा उन्होंने, बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है और ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना जारी है। यदि हिमपात अधिक हो गया तो अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं। हमें रास्ते खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार उपनेता प्रेमचंद ने इन स्थितियों से अवगत कराया ताकि आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे अवगत हो सकें और उनको दूर कर सकें। अगला प्रश्न क्रमांक 17। हिमपात किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो जैसे एवरेस्ट पर चढ़ना है तो हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा और बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने की जो प्रक्रिया है वह हिमपात कहलाती है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। इससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इससे धरातल पर बड़ी चौड़े दरार पड़ जाती है। अधिक हिमपात के कारण तापमान में भारी गिरावट आ जाती है और रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से बर्फ के खंडों का अवस्थित ढंग से गिरना और इनके कारण जो खतरनाक स्थिति उत्पन्न होना, ये सारे परिवर्तन हिमपात के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 18। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह से किया गया है? तो लेखिका जब तंबू में थी तो एक बर्फ के पिंड जो गिरे हुए थे वह बहुत ही भयानक एवं खतरनाक था। लेखिका गहरी निद्रा में सोई थी। रात के 12:30 बज रहे थे। सख्त चीज के टकराने की आवाज और उनसे टकराकर, उनके सिर से टकराकर निकल गया। वह भयभीत होकर जाग गई। साथ ही जोरदार धमाका भी हुआ। एक लंबा बर्फ पिंड लॉस से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा। उसमें अनेक हिमखंडों का पुंज था। वह एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी के तेज गति के साथ भीषण गर्जना करते हुए गिरा। सोचिए, ऐसा लेखिका के साथ हुआ, हम आप होते तो क्या होता। इसने लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया। इससे चोट तो सभी को लगी पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। तो ऐसे भयानक समस्या का सामना वो भी रात को 12:30 बजे लेखिका को करना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 19।
लेखिका को देखकर की एक पात्र है जो चढ़ाई कर रहा था, हक्का बक्का क्यों रह गया। तो लेखिका को अपने दल के अन्य सदस्यों जैसे उनमें थे जय, की और मीनू, उनके साथ चढ़ाई करनी थी। चूंकि लेखिका साउथ पोल अपने सहयोगियों के साथ पहले ही पहुंच गई थी, इसलिए वह अपने साथियों की सहायता हेतु पुनर्दुर्गम पहाड़ियों से नीचे उतरी। तब वह की के सामने पहुंची। जब वो उसको नीचे उतरते देखे तो की हक्का बक्का रह गया कि लेखिका इतने दुर्गम रास्तों को पार करके यहाँ दोबारा आ पहुंची। इस कारण से वह उनको देखकर हैरान सा रह गया। अगला प्रश्न क्रमांक 20, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? पाठ के आधार पर इनका वर्णन कीजिए। तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 7 कैंप बनाए गए थे। परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। पहला है बेस कैंप। यह कैंप काठमांडू के शेरपालैंड में लगाया गया था। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यहीं पर दिया था बेस कैंप में। उसके बाद कैंप नंबर 1। यह कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था और यह हिमपात के ठीक ऊपर था। इसमें सामान जमा था। कैंप नंबर 2, यह चढ़ाई के रास्ते में था। कैंप नंबर 3, इसे लोहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। यह रंगीन नायलॉन से बना था। यही लोहसे ग्लेशियर से टूटकर बर्फ पिंड कैंप पर आ गिरा था। इसके बाद कैंप नंबर 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। उसके बाद छठवां साउथ पोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू है। और शिखर कैंप, यह कैंप अंतिम कैंप था। यह एवरेस्ट से ठीक नीचे था। इस प्रकार से कुल 7 कैंप बनाए गए थे। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? तो जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वहां तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। एवरेस्ट की जो चोटी थी वह शंकु के आकार की थी। वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान, चट्टानें इतनी भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। लेखिका को फावड़े से बर्फ की खुदाई करनी पड़ी ताकि स्वयं को सुरक्षित और स्थिर कर सके। दृश्यता शून्य तक पहुंच गई थी। आजू बाजू कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। प्रश्न क्रमांक 22। सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? तो यह एक सम्मिलित अभियान था। इसमें उन्होंने सहायतापूर्वक सहयोग करते हुए इस मिशन को पूर्ण किया। इसमें लेखिका के व्यवहार से सहयोग और सहायता का परिचय तब मिला जब वे अपने दल के दूसरे सदस्यों को मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकली और नीचे उतरने लगी। जय ने उनके प्रयास को खतरनाक बताया तो बचेंद्री ने जवाब दिया, मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए मैं इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें उन्होंने अपने दल के सदस्यों को कहा। इस भावना से पता चलता है कि वह सहयोगी प्रवृत्ति की थी। इस प्रकार से सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री ने दिया। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23। एवरेस्ट जैसे महान अभियान के खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो इस महान अभियान में खतरों को और मृत्यु को जो एवरेस्ट यात्रा करने जा रहे हैं, एवरेस्ट की फतह करने जा रहे हैं, उनको ये स्वीकार कर लेनी चाहिए। यह कथन नेता कर्नल खुल्लर का है। उन्होंने शेरपा कुली की मृत्यु के
समाचार के बाद कहा था ये। उन्होंने सदस्यों को उत्साहवर्धन करते हुए अभियान के दौरान होने वाली जो दुर्घटना है उनसे परिचय कराना चाहा, उनकी वास्तविकताओं से परिचय कराना चाहा। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई आसान काम नहीं है, ये हम आप सबके लिए बस की बात नहीं है। यह एक जोखिम भरा अभियान होता है, इसके लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो उसे स्वाभाविक घटना के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सच्चा पर्वतारोही इस सत्य के साथ ही अपना अभियान प्रारंभ करता है। प्रश्न क्रमांक 24, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, इस कथन का आशय है कि हिमपात के कारण बर्फ के जो खंड है उनसे कई बार धरती के धरातल पर दरार पड़ जाती है और ये दरार गहरी और चौड़ी होती चली जाती है, हिमविदर में बदल जाती है और यह बहुत खतरनाक भी होते हैं। यह सुनकर लेखिका का भयभीत होना स्वाभाविक था। इससे भी ज़्यादा भयानक जानकारी थी कि पूरे प्रयासों के बाद यह भयंकर हिमपात पर्वतारोहियों व कुलियों को परेशान करता है। उन्हें इनका सामना करना पड़ेगा। लेखिका इस बात से भयभीत थी कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह और उसके जो सहयोगी थे, जो कि पर्वतारोही थे, हर क्षण खतरों से घिरे रहेंगे। इस प्रकार से ये बात स्पष्ट होती है कि हिमविदर के कारण और बर्फ के कारण धरती पर दरार पड़ जाते हैं, गहरे चौड़े उसमें दरार आने लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़ों में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो लेखिका जब एवरेस्ट के उच्च शिखर पर पहुंच गई तो चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपना माथा लगाया और चुंबन किया। उसके बाद एक लाल कपड़े में माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा और छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया। वह बहुत खुश थी और उसे अपने माता पिता का स्मरण हो आया। इस विषय में लेखिका ने भगवान और अपने माता पिता का बारी बारी से नमन किया। यह लेखिका के लिए बहुत ही गौरव का क्षण था क्योंकि वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी। उन्हें आज भी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से वह आनंद का क्षण उनके माता पिता को भी याद दिलाया। अगला प्रश्न देखेंगे भाषा अभ्यास से। व्याकरण खंड में इसमें यह जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर करना है। निहारा है, धसकना, खिसकना, सागर माथा, जायजा लेना, नौसिखिया। तो जैसा कि पाठ में आपने पढ़ा, निहारा है, एवरेस्ट की चोटी को बचेंद्री पाल ने निहारा है। धसकना, खिसकना, तो ये दोनों शब्द हिमखंडों के गिरने के संदर्भ में आए हैं कि हिमखंड धसकते हैं और खिसकते भी हैं। सागर माथा, नेपाली एवरेस्ट चोटी को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं।
जायजा लेना, यह शब्द प्रेमचंद ने कैंप के परीक्षण निरीक्षण कर स्थिति के बारे में प्रयुक्त किया है। नौसिखिया, बचेंद्री पाल ने तेनजिंग को अपना परिचय देते हुए यह शब्द प्रयुक्त किया है कि मैं नौसिखिया हूँ। प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वती लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर विभिन्न विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसा कि देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा, यहाँ पर अल्प विराम प्रयोग किया गया है, यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के द्वारा कहे जाने वाले पूर्ण वाक्य होते हैं। तुम एक पक्की पर्वती लड़की लगती हो। अब यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और पहले ही प्रयास पहुँच जाना चाहिए। यहाँ भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद, क्या तुम भयभीत थी? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? तो तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग भी उचित ढंग से उचित स्थान पर करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 28। नीचे दिए गए उदाहरण के आधार पर शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे यहाँ पर शब्द दिया है, टेढ़ी मेढ़ी, उनके घर के रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ हैं। गहरे चौड़े, चौराहे के गहरे चौड़े नालों में हमेशा पानी भरा रहता है। आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। तीसरा, आसपास, उसका घर यहीं आसपास है। चौथा, हक्का बक्का रहना, मशहूर क्रिकेटर को पार्टी में देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। इधर उधर, शिक्षक का ध्यान हटते ही बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। लंबे चौड़े, रास्ते में लंबे चौड़े सांप को देखकर मेरी घिघी बंद गई। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विलोम शब्द बताना है आपको। अनुकूल का प्रतिकूल, तो नियमित का क्या होगा? अनियमित। आरोही का अवरोही, सुंदर का कुरूप, विख्यात का कुख्यात, निश्चित का अनिश्चित। इस प्रकार से आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं, जो कि पाठ में से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 30, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। जैसे देखिए, वास में प्र उपसर्ग लगाए हैं। व्यवस्थित में सुव्यवस्थित या अव्यवस्थित अ लगा सकते हैं। कुल में प्रतिकूल। गति में प्रगति। रोहण में आरोहण। रक्षित में आरक्षित या सुरक्षित। इस प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग लगाकर इन शब्दों को पुनः लिखना है। ये था व्याकरण के प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें जो मुख्य प्रश्न हैं उनको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।